हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सत्तर रूपानी कॉमर्स। और आज पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन होम ट्रेड। होम ट्रेड, अरे वो ट्रेड जो विद इन द कंट्री टेक प्लेस करता है। हाँ, इंटरनल ट्रेड भी इसका नाम हो सकता है। होलसेल और रिटेल जो है इसी के अंदर आते हैं। तो क्या लगता है जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो स्टेप्स आता है। हाँ, स्टेप्स कह सकते हैं। तो अगर कोई बायर हमसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहता है, मुझसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहता है, तो उसे क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, लेट्स अज्यूम करते हैं कि तुम जो मेरे रॉक स्टार्स हो, तुम लोग हो बायर्स और मैं हूं चलो सेलर्स। चलो बनता है, तैयार हैं? चलो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होंगे। याद रखिएगा, जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर में आता है स्टेप्स, और स्टेप्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आप स्टेप नंबर 1 को 3 और 3 नंबर वाले स्टेप को 1 में नहीं ला सकते हैं। समझते हैं होम ट्रेड का प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या है, मैं हूं सेलर और तुमको बना दिया मैंने बायर। तुम लोग जो वहां मुझको देख रहे हो, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इंक्वायरी। अभी इंक्वायरी क्या होता है, तो सेलर से, मुझसे तुम लोग करोगे इंक्वायरी। तो इंक्वायरी मुझे मिलेगी, कहां से मिलेगी, प्रोस्पेक्टिव बायर से मिलेगी, तुम लोगों से मिलेगी। और यहां पे इंक्वायरी में क्या होगा, इंक्वायरी में तुम मुझे पता लगाना चाहोगे कि क्या एक पर्टिकुलर क्वालिटी, साइज, डिजाइन हम दे पाएंगे और किस प्राइस पे हम दे पाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिलीवरी और पेमेंट क्या होगा। यह सब तुम मुझे क्या करोगे, इंक्वायरी लिख के भेजोगे। फिर मैं भी तो कुछ रिप्लाई दूंगा, तो मैं तुम्हें भेजूंगा इसके जवाब में कोटेशन। कोटेशन इंक्वायरी का रिप्लाई होता है। कोटेशन में हम लिखेंगे कि तुम्हें हम ये गुड्स दे पाएंगे, ये डिजाइन का गुड्स दे पाएंगे, इस प्राइस पे दे पाएंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे डिलीवरी कर पाएंगे, ये मेरी पेमेंट की शर्तें होंगी, और ये डेट होगा जब हमारा ऑफर चल रहा होगा। तो ये हम क्या भेजेंगे, कोटेशन। तो तुमने भेजा इंक्वायरी और मैंने भेजा कोटेशन। 2 स्टेप हो गए। याद रखिएगा 11 स्टेप्स हैं इसके अंदर। अब थर्ड स्टेप, हो सकता है कि तुमको कुछ और जानकारी चाहिए, मेरे कोटेशन से तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग, मतलब सेलर क्या करेगा, बायर को और इंफॉर्मेशन देने के लिए कैटलॉग भेज सकता है। कैटलॉग एक तरह की बुकलेट टाइप की आती है, ये प्रिंटेड होती है, इसमें फोटोज या डिजाइन्स बने होते हैं प्रोडक्ट्स के, इसमें उनका प्रोडक्ट नंबर लगा होता है, प्रोडक्ट की प्राइसेस लिखी होती हैं, इसीलिए कैटलॉग भेज देता है। और क्या भेजता है, ये प्राइस लिस्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस की लिस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइसेस लिखे होंगे। सर कैटलॉग में भी तो लिखा होता है प्राइसेस। तो हो सकता है कि देखिए मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो प्राइस लिस्ट करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बना के भेजी जाती है कैटलॉग के साथ, ताकि बायर को करंट प्राइसेस के बारे में जानकारी हो जाए। समझ गए। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। तो मैंने भेजा तुमको पहले कोटेशन, फिर मैंने तुम्हें भेजा कैटलॉग और प्राइस लिस्ट। तुम बायर हो, याद रखना, मैंने कहा था तुम लोग मेरे बायर हो। तो अब तुमको क्या भेजना है मुझे इस कैटलॉग, इस प्राइस लिस्ट को देख करके अगर पसंद आता है, हाँ तुमने कई सारे सेलर से ऐसा प्राइस लिस्ट मंगवाया होगा, कैटलॉग मंगवाया होगा, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे फेवरेबल होगा तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम उसको ऑर्डर भेजोगे। तो लेट अज्यूम कि तुमने मुझे ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दे दिया कि मुझे आपका कोटेशन पसंद आ गया है, आपका कोटेशन मेरे लिए फेवरेबल है और मैं आपको अब ऑर्डर देना चाहता हूं। ऑर्डर में क्या लिखा रहेगा, और ऑर्डर में लिखा रहेगा कि उनका ऑर्डर का नंबर क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर क्या है, क्या क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहते हैं, किस प्राइस पे चाहते हैं, क्या टाइम के अंदर डिलीवरी चाहते हैं, किस प्लेस पे डिलीवरी चाहते हैं, और वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, पैकिंग की, डिस्काउंट की, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की, सब कुछ उसके अंदर तुम्हारे ऑर्डर में मुझे मिल जाएगा। फिर सेलर क्या करेगा, ऑर्डर तो पा लिया, अब सेलर क्या करेगा, अब सेलर इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। देख लो सीक्वेंस है, मैंने पहले ही बोला प्रोसीजर मतलब स्टेप्स होता है, और स्टेप्स में आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। एक्नॉलेजमेंट में मैं यहां से भेजूंगा तुम्हें क्या, एक्नॉलेजमेंट की हां मैं तुम्हारा ऑर्डर कबूल करता हूं, मैं तुम्हारे ऑर्डर को देने को तैयार हूं। तो एक तरह का एक्सेप्टेंस होता है
इस एक्सेप्टेंस को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। अब एक्सेप्टेंस के बाद अब मुझे करनी पड़ेगी इस ऑर्डर की तैयारी, इस ऑर्डर को पूरा करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो सप्लायर तैयारी करेगा, वो कंटेंट बनवाएगा, अरेंजमेंट करेगा गुड्स का, जिसका उसको ऑर्डर देना है। अगर उसकी फैक्ट्री में गोडाउन में रखा होगा तो वो वहां से मंगवा लेगा, नहीं तो मार्केट से खरीद लेगा, और फिर अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर उसको पैकिंग करेगा, लेबलिंग करेगा, मार्किंग करेगा और गुड्स को तैयार कर लेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर हो गया। अब क्या भेजेगा? अब जिससे बायर को पता चल जाए कि मैं गुड्स भेज रहा हूं, तो भेजेगा उसे एडवाइस नोट या डिस्पैच नोट। ये डिस्पैच मतलब गुड्स भेजना, इससे बायर को पता चल जाएगा कि क्या स्टेप लेने हैं गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। तुम्हें गुड्स की डिलीवरी लेनी है क्योंकि मैं यहां से गुड्स क्या कर रहा हूं, तुम्हें भेज रहा हूं। तुम्हें गुड्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि गुड्स कितने समय पर और कब तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। ये सारी जानकारी एडवाइस नोट में या डिस्पैच नोट में मिल जाएगी। और क्या करना पड़ेगा? अब डिलीवरी नोट। भाई जिस भी हम सर्विस से तुम्हें गुड्स भेज रहे होंगे, जिस भी हम ट्रांसपोर्ट से भेज रहे होंगे, रेलवे से भेज रहे होंगे तो रेलवे रिसिप्ट भेज दूंगा, लॉरी से ट्रक से भेज रहा हूंगा तो लॉरी रिसिप्ट भेज दूंगा। तो डिलीवरी नोट में क्या लिखेंगे? वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सेलर बायर को बताता है, पूरी जानकारी देता है कि हम किसके माध्यम से आपको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, बायर इस डिलीवरी नोट को लेता है, एक्सेप्ट करता है, इस पे साइन करता है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि बायर ने मेरा गुड्स प्राप्त कर लिया। समझ गया ना? ये गुड्स पाने का क्या है? प्रूफ है, डिलीवरी नोट। अब क्या यहां पे काम खत्म? अरे भाई अभी तो सामान सप्लाई हुआ है, सामान सिर्फ पहुंचा है तुम तक, पैसा पेमेंट उसके लिए क्या भेजेंगे तुम्हारे पास भेजेंगे बिल, क्योंकि डीलिंग उधार हो रही है, कैश नहीं हो रही है, तो इसीलिए भेजेंगे इनवॉइस। कैश डीलिंग होती तो कैश मेमो होता, तो इनवॉइस में क्या होगा? बिल लिखेंगे जिसमें हम सारे खर्चे जोड़ के बताएंगे, जो गुड्स हमने भेजा है, जो पैकिंग किया है, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, यह सब के अकॉर्डिंग एक बिल बनाएंगे। उधार बेचने का बिल बनाएंगे और तुम्हारे नाम बिल भेजेंगे। इनवॉइस में लिखा होगा सेलर का नाम, मतलब मेरा नाम, मेरा एड्रेस जहां से मैं भेज रहा हूं, तुम्हारा नाम क्योंकि तुम्हारे नाम से बिल बनने वाला है, तुम्हारे एड्रेस पे बिल भेजने वाले हैं, और बिल का रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर, जिस ऑर्डर से तुम्हारा ऑर्डर प्राप्त हुआ था। याद है तुमने ऑर्डर दिया था, और सीरियल नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस उसमें ऑटोमेटिक है, प्रिंटेड रहता है आजकल तो। और क्या होगा? गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स का डिस्क्रिप्शन और टर्म्स ऑफ पेमेंट, और इनवॉइस तुमको भेज दूंगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ फर्म्स प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी भेजती है। यूजुअली प्रोफॉर्मा इनवॉइस से पहले भेज दिया जाता है। ये प्रोफॉर्मा क्या होता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक्चुअली में तब भेजा जाता है जब एक्चुअल सेल हुआ नहीं था। एक तरह से बायर को, तुमको बताने के लिए कि इस प्राइस पर तुम्हें गुड्स दिया जा रहा है, ये टोटल प्राइस है जो तुम्हें तैयार रखना चाहिए, पैसे रेडी रखने चाहिए गुड्स रिसीव करने पे, पेमेंट करने के लिए, ताकि बायर को भी क्या हो जाए, प्राइस का पता चल सके। ज्यादातर ऐसे गुड्स पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है जिस गुड्स के लिए गुड्स ऑन अप्रूवल होता है, मतलब सब पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो गुड्स जिसको गुड्स को मैंने भेजा है तुम तक, और ये कहते हुए भेजा है कि समझ में आए तो रख लेना, ना समझ में आए तो वापस कर देना, इसे कहते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। या हमने गुड्स भेजा है, अपने कंसाइनी को भेजा है, कंसाइनी मेरा एजेंट होता है, वो मेरे बिहाफ में गुड्स बेचता है, इसको कहते हैं कंसाइनी, तो उसको हम प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं। या व्हेन द सप्लायर रिसीव पेमेंट इन एडवांस, तुमसे पैसा मुझे एडवांस में ही मिल गया था, तो उसको शो करने के लिए कि तुम्हारी पेमेंट इतनी एडजस्ट करने के बाद अब कितना बैलेंस बचता है, हम भेजेंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस। या एक और केस में भेज सकते हैं, व्हेन द गुड्स टू बी सेंट अब्रॉड, गुड्स भेजने वाले हैं फॉरेन कंट्री में और वहां पर कस्टम ड्यूटी लगने वाली है, इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है, तो इन सब चार्जेस की वजह से उसका प्राइस पता चल सके, कस्टम अथॉरिटीज को देना पड़ता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में प्रोफॉर्मा इनवॉइस की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। अब गुड्स दे दिया, प्रोफॉर्मा इनवॉइस दे दिया, अब गुड्स की डिलीवरी। कौन रिसीव करेगा डिलीवरी? जिसके हाथ में होगा रेलवे रिसिप्ट या जिसके हाथ में होगा लॉरी रिसिप्ट। ये लॉरी रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट डिलीवरी करते समय मैंने बताया था, गुड्स की डिस्पैच करते समय हमने बनवाया होगा।
जिसके थ्रू भेजेंगे उसका रिसिप्ट मिलेगा और ये भेज देंगे किसको, बायर को। बायर मतलब तुमको, और तुम्हारे जब पास रिसीव हो जाएगा तुम कर लोगे उसकी डिलीवरी, अर्थात गुड्स को रिसीव करोगे और बिल से मैच करा लोगे अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर है कि नहीं है, और अपने गोडाउन में रखवा लोगे, हो जाएगी डिलीवरी। अब करना है तुमको पेमेंट। अरे भाई सामान ले लिया, पैसे तो दोगे, हाँ मैंने आपको इनवॉइस भेज दिया है ना, तो आपको करना है पेमेंट। पेमेंट आप चेक से, ड्राफ्ट से, मनी ऑर्डर से, जैसे चाहे कर सकते हो। हालांकि आजकल चेक ड्राफ्ट को यूज नहीं कर रहा है, सब ऑनलाइन कर रहा है। तो बस इस तरीके से अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, क्लियर कर लेंगे अपना। तो ऑलमोस्ट 11 नहीं 12 स्टेप्स हैं आपके पास प्रोसीजर फॉर दी होम ट्रेड। याद रखिएगा कोई भी स्टेप का सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, आप किसी स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में स्टेप रखने हैं। अब आता है डेबिट नोट। ये डेबिट नोट क्या होता है, किसी के अकाउंट को डेबिट कर लेना। हाँ, डेबिट एक तरह से चार्ज शब्द के लिए लगाया जा सकता है, ओव करना, OWE, हाँ ड्यू कर लेने को कहते हैं डेबिट करना। तो डेबिट नोट, चलो आओ समझते हैं। देखिए डेबिट नोट समझ लेंगे तो क्रेडिट नोट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्रेडिट नोट इसका ठीक उल्टा होने वाला है, ठीक है, सिर्फ डेबिट नोट पे फोकस करेंगे। क्रेडिट नोट आपको अपने आप ही आ जाएगा, इसका आप रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेबिट नोट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पार्टी भेजती है दूसरी पार्टी को, हाँ बायर सेलर को भेजता है, इवन सेलर बायर को भी भेज सकता है, बट क्या करना चाहता है, इट स्टेट्स द रिसीवर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। कीवर्ड है कि वो बताने के लिए है कि आपके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, आपके अकाउंट को एक स्पेसिफिक अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका रीजन भी बता रहे हैं। दोनों चीज होगी, डेबिट नोट में रीजन दिया रहेगा कि हम आपको डेबिट क्यों कर रहे हैं, और हम आपको डेबिट कर रहे हैं तो कितने रुपए से कर रहे हैं, दोनों चीज लिखा होगा इस डेबिट नोट में। तो एक तरह का रिटर्न स्टेटमेंट है, ताकि गलतियों को, हाँ कोई मिस्टेक हुई हो, एरर हुई हो तो उसको नोट कराया जा सके। इनवॉइस में अगर कोई गलती हुई है, बिल में कोई गलती है, तो उस गलती का रीजन क्या है और कितने अमाउंट की गलती है। आओ मैं तुम्हें डेबिट नोट देने जा रहा हूं, तैयार हो तुम लोग? हाँ मैंने कहा था मैं सेलर हूं और तुम लोग क्या हो, बायर हो। आओ तुम्हें डेबिट नोट क्यों दूंगा, क्यों तुम्हारे अमाउंट को डेबिट करूंगा। सबसे पहले तुम्हें डेबिट करूंगा अगर मैंने बिल को अंडर चार्ज कर दिया है, मतलब बिल में कम पैसे चार्ज कर दिए। सामान 100 रुपए का था, मैंने गलती से बिल तुम्हें 50 रुपए का बना के दे दिया, तो 50 रुपए से तुम्हें डेबिट नोट और भेजूंगा, समझ गए। और व्हेन द आइटम हैज नॉट बीन चार्ज, मैंने कुछ सामान तो तुम्हें भेजा, उसका बिल बनाना मैं भूल गया, तो अब तो लूंगा, तुमको डेबिट करूंगा। याद रखो डेबिट मतलब तुमसे पैसा लेना है मुझे, मैं सेलर हूं, याद रखना। और व्हेन मोर गुड्स हैज बीन सेंट देन द इनवॉइस्ड, या गुड्स जितने मैंने लिखे हैं इनवॉइस में उससे ज्यादा भेज दिए हैं। गुड्स लिखा है 50 पर मैंने गुड्स भेजा है 60, तो 10 गुड्स का पैसा तुमसे और लेना है, तो इसीलिए तुम्हें करूंगा डेबिट। और कब कर सकता हूं, व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द कंटेनर, मैंने जिस कंटेनर में गुड्स भेजा था जो कि तुम्हें मुझे वापस लौटाना चाहिए था, तुमने वो कंटेनर मुझे नहीं लौटाया, वो बैग वो वस्तु नहीं लौटाई, ताकि मैं वापस पैकिंग करके इस्तेमाल कर सकूं, तो मैं इस कंटेनर का पैसा भी तुमसे लूंगा, इसीलिए तुम्हें करूंगा डेबिट। क्लियर है। कब कब सेलर डेबिट करेगा बायर को, तुमको, अब तुम भी मुझे डेबिट कर सकते हो। कब 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 बायर मुझे डेबिट करेगा, बायर तुम हो मैं सेलर हूं, तो मुझे डेबिट करेगा जब बायर ने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया है, कहा भैया ये सामान काम का नहीं है, आप सामान वापस ले लीजिए, तुमने मुझे सामान लौटा दिया तो तुम मुझे डेबिट कर दोगे ताकि मेरा बिल कम हो जाएगा। और जब सेलर ने ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए थे बायर से, तो बायर जितना ओवर चार्ज हुआ है उतने का डेबिट नोट भेज देगा। और या तो सेलर ने क्या कर दिया है, डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट किस लिए देना पड़ेगा, सेलर ने डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि गुड्स जो भेजा गया वो डैमेज गुड्स है या डिफेक्टिव गुड्स है, तो उसका पैसा तो, हाँ गुड्स वहां पहुंचा भाई, गुड्स तुम्हारे पास पहुंचा, वो डैमेज पहुंचा या मैंने खराब गुड्स दे दिया, तो तुमने फिर मुझे उसका डेबिट नोट भेज दिया। और लास्ट, व्हेन द सेलर हैज नॉट सेंट सम गुड्स, या तो गुड्स भेजा ही नहीं, बिल भेज दिया, इनवॉइस भेज दिया और बदले में क्या कर दिया, गुड्स नहीं भेजा, तो उतने से हम डेबिट नोट भेज देंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, याद करने की कोशिश मत करो, सिर्फ समझने की कोशिश करो।
हाँ, मैं जानता हूं मेरे रॉक स्टार्स अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखते हैं और ये भी जानते हैं कि कंसेप्ट जानना हो तो सर तरुण रुपानी कॉमर्स ही बेस्ट है। मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन इसी एक सिंगल चैनल पे ले आता हूं और आपके ढेर सारे प्यार भरे कमेंट्स मिल रहे हैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्यार, ये सब्सक्रिप्शन बनाए रखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी भेजिए, क्योंकि आपके लिए ये एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मैं बनाता हूं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बनाता हूं और वो भी सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री देता हूं। किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। ये सब पेड कंटेंट्स हैं, ये पेड लेसन वीडियोस हैं, पर मैं सिर्फ अपने रॉक स्टार्स को एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट दे रहा हूं। तो इसी विश्वास के साथ कि आप इसको अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी प्लीज शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा करेंगे भी। तो क्रेडिट नोट, हाँ, डेबिट नोट का उल्टा हो जाने वाला है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब क्रेडिट कर देना, किसी के अकाउंट को बढ़ा देने को कहते हैं क्रेडिट कर देना। डेबिट नोट में तो चार्ज करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट नोट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जस्ट रिवर्स है, डेबिट नोट का रिवर्स है। मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं कहूंगा आप भी मत पढ़िए, एक बार गो थ्रू जरूर कर सकते हैं, बाकी आप इसको बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा। डेबिट नोट का रिवर्सल है। आइए डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस एंड प्रोफार्मा इनवॉइस जानते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, जो इनवॉइस की बात करते हैं तो इनवॉइस एक्चुअली में बिल है। उधार बेचा है तो भाई बिल तो बनेगा ही बनेगा, इसीलिए नाम है इनवॉइस। तो इनवॉइस क्या है, एक रियल में स्टेटमेंट है। रियल मतलब एक्चुअली में कॉस्ट कितनी आई है वो बताता है, गुड्स बेचा कितने में ये बताता है। जबकि प्रोफार्मा इनवॉइस एक तरह का इमेजिनरी है, एक तरह का कोटेशन है जो समय से पहले भेजा जाता है। अब इनवॉइस को भेजता कौन है, इनवॉइस को सेलर भेजता है बायर को, सेलर बायर को भेजता है बिल। हाँ, जैसे हम उधार खरीद के आते हैं तो बिल मिलता है हमको, तो हो गया इनवॉइस। और इनवॉइस कब भेजता है, डिस्पैच करने के बाद, गुड्स को भेज देने के बाद। जबकि प्रोफार्मा इनवॉइस की बात करें तो ये डिस्पैच से पहले ही भेज देता है, एक तरह का प्री हैंड इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। और डिफरेंस क्या है, इनवॉइस इज यूज्ड इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इनवॉइस हर जगह यूज आता है, सेल करने में भी, इनलैंड या फॉरेन ट्रेड करने में भी। जबकि प्रोफार्मा इनवॉइस जो है, अर्थात प्रोफार्मा वाला जो बिल है, ये कंसाइनमेंट वाले बिजनेस में आता है या फॉरेन ट्रेड वाले बिजनेस में ज्यादा आता है। फॉरेन ट्रेड मतलब समझ गए, इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। होम ट्रेड में प्रोफार्मा इनवॉइस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं। इनवॉइस एक बेसिस है जिससे सारी एंट्रीज बुक में होती है, मतलब जनरल एंट्रीज अगर करनी होगी तो इनवॉइस को देख के होगी। प्रोफार्मा इनवॉइस को देख करके कोई भी जनरल एंट्री नहीं प्रिपेयर करता है, क्योंकि ये रफ स्टेटमेंट होता है। हाँ, ये टाइप ऑफ द प्राइजेस जाने, जिसे हम कह सकते हैं प्राइस कोटेशन। जब हम कोटेशन भेजते हैं, हाँ, सेलर जब कोटेशन भेजता है तो ये प्राइजेस लिख के भेजता है। तो अगर लोको प्राइस लिखा है तो उसका मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। पहला नाम है लोको। लोको मतलब, हाँ, लोको मतलब होता है लाइंग एट द प्लेस ऑफ सेल। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मैं हूं सेलर, यहां से सुनना, मैं हूं सेलर और तुम हो बायर। हाँ, तुमको कह रहा हूं, तुम सब हो बायर। तो तुम जो मुझसे गुड्स खरीदना चाहते हो, मैं तुम्हें कोटेशन भेजूंगा। याद ही होगा, इंक्वायरी के ऊपर क्या भेजना पड़ता है, कोटेशन। तुमने भेजा था मुझे इंक्वायरी कि सर ये सामान मिल पाएगा, तो मैं भेजूंगा कोटेशन। तो कोटेशन में भेजूंगा क्या, प्राइस। तो ये प्राइस कैसा प्राइस है, जिस प्राइस पर गुड्स क्या है, जिस प्लेस में मेरे पास गुड्स रखा है। लेट्स से गुड्स मेरे गोडाउन में रखा है, अभी इस समय गुड्स मेरे गोडाउन में रखा है। मैं तुम्हें अगर लोको प्राइस लिख रहा हूं तो मैं गुड्स को अपने गोडाउन में ही रखा रहूंगा, तुम्हें यहां से ले जाकर के ले जाना होगा। तो लोको प्राइस में वो प्राइस है जो गुड्स लाइंग विद दी सेलर है। मैं हूं सेलर, जिस जगह मेरे पास रखा है यही का प्राइस है, इसके बाद का सारा खर्चा तुम्हारा। समझ गए? तो इसका मतलब है जो बायर है, हाँ मैं तुमको कह रहा हूं, अगर तुम बायर हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद के सारे खर्चे, गुड्स को मेरे गोडाउन से ले जाने के सारे खर्चे तुम्हारे। तो ये प्राइस सबसे लोएस्ट होगा, क्योंकि इसमें मेरा कॉस्ट होगा और मेरा प्रॉफिट होगा। सोच के देखो, लोगो प्राइस में मैं हूं सेलर, मैंने बनाने की कीमत इसमें रखी होगी और मैं जितना प्रॉफिट चाहता हूं बस, बाकी भाड़ा खर्चा मैं तुमसे नहीं लूंगा।
क्योंकि तुम खुद ले जाओगे। अगला जो प्राइस है इसका नाम है FOR, फ्री ऑन रेल। तो ये प्राइस क्या है, ये इससे ज्यादा होगी प्राइस। तो इसमें सेलर क्या करेगा, वो खर्चे भी बियर कर लेगा जो खर्चे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के हैं। इसका मतलब गुड्स की कॉस्ट, और गुड्स की कॉस्ट में क्या जोड़ देगा, रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के खर्चे। अब ये रेलवे स्टेशन में जाने में लोडिंग करवानी पड़ती है, रेलवे पे लोड कराओगे कि नहीं स्टॉक को, सामान को, तो उसकी प्राइस भी जुड़ी होगी। इसका मतलब है कि लोडिंग का प्राइस भी जुड़ जाएगा, इसमें कॉस्ट ऑफ द गुड्स आएगा, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, और क्या होगा, प्लस लोडिंग का चार्ज हो जाए। समझ गए, नाम है FOR, फ्री ऑन रेल। अब इसके बाद का सारा खर्चा किसको देना पड़ेगा, तुम्हें। इसका मतलब है इसके बाद बायर को क्या करना पड़ेगा, जब बायर गुड्स रिसीव करेगा तो उसको रेलवे का फ्रेट देना होगा, और सारे एक्सपेंसेस अपने गोडाउन तक ले जाने के तुम्हें ही भरने पड़ेंगे। समझ गए। इसके बाद इसके आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, इसके बाद नाम हो जाएगा कॉस्ट एंड फ्रेट। तो ये कौन सा प्राइस होगा, ये प्राइस होगा जब बायर गुड्स को लेगा तो उसको क्या क्या भरना पड़ेगा, बायर को गुड्स की कॉस्ट, ठीक है, वो देनी है, और बायर के डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन स्टेशन तक गुड्स इंक्लूड होगा। इसका मतलब है कि प्राइस में रेलवे फ्रेट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या क्या आएगा इसमें, कॉस्ट होगा इस प्राइस में, प्रॉफिट होगा इस प्राइस में सेलर का, इसमें लोडिंग का चार्ज होगा क्योंकि गुड्स लोड कराना होगा, और लास्ट चीज इसमें क्या करना होगा, रेलवे का फ्रेट भी होगा, आर फ्रेट, रेलवे का फ्रेट भी इसके अंदर इंक्लूडिंग होगा। इस पूरे प्राइस को जोड़ दोगे तो ये सारा प्राइस कहलाएगा कॉस्ट एंड फ्रेट, C&F प्राइस। ये कौन भरेगा, ये सारा सेलर क्या करेगा, जोड़ के भेजेगा दाम, क्योंकि सेलर तो अपने कोई भी खर्चे अपने ऊपर नहीं लेता है, सारे खर्चे तुमको पास ऑन कर देता है, हाँ बायर को पास ऑन कर देता है। और इसी का एक और आगे का वर्जन है, इसी में एक और चीज जोड़ देगा, यहां पर क्या जोड़ देगा, इसमें इंश्योरेंस। तो ये सारे खर्चे सारे होंगे, इसमें गुड्स का कॉस्ट होगा, प्रॉफिट होगा, लोडिंग होगा, रेलवे फ्रेट होगा, और एक नई चीज जोड़ देंगे। इस बार नई चीज क्या जोड़ेंगे, इंश्योरेंस। तो कॉस्ट देखिए इसी डेफिनेशन में क्या है, सब लिखा है, बस एक चीज इंक्लूडिंग हो गई है, इंश्योरेंस, क्योंकि आजकल गुड्स को लोग इंश्योर करा रहे हैं। हाँ, जब आप ट्रेवल करने जा रहे हैं तो इवन आप भी अपनी टिकट पे अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं, पता है ना आपको। हाँ, और सबसे बड़ा कॉस्ट, लास्ट कॉस्ट, नाम है फ्रैंको कॉस्ट। इसका मतलब है ये वो सारे खर्चे हैं जो कॉस्ट बायर को भरने हैं, बायर के प्लेस तक पहुंचाने का सारा जिम्मेदारी सेलर की है। हाँ, प्लेस और डिलीवरी तक। जैसे एग्जांपल देता हूं कि तुमने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की, हाँ कोई मोबाइल खरीदा, तो तुम्हारे घर तक डिलीवरी मैन मोबाइल ले आता है, तुम जो प्राइस दे रहे हो वो फ्रैंको प्राइस है, क्योंकि उसमें उसका कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट, उसमें इंश्योरेंस का पैसा, उसमें फ्रेट का पैसा, उस जो डिलीवरी मैन है उसका डिलीवरी चार्ज भी सब जुड़ा हुआ है, इसीलिए उस प्राइस को कहते हैं फ्रैंको प्राइस। तो एक ऐसा प्राइस जिसमें सारे एक्सपेंसेस, कॉस्ट अप टू दी बायर प्लेस, बायर की जो प्लेस है वहां तक गुड्स को, सबसे महंगा कॉस्ट यही होता होगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें सेलर का अपना प्रॉफिट, सब कुछ, लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ है, रेलवे फ्रेट, इंश्योरेंस सब कुछ है। चलिए अब आते हैं कुछ एक दो और टर्म्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, आपने अकाउंट से भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेसमैन, एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, या कहें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है, क्योंकि ये बल्क परचेज के लिए मिलता है। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस के रूप में मिलता है, हाँ डिस्काउंटेड प्राइस के रूप में मिलता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज में मिलता है। अच्छा, जो ट्रेड अलाउंस है वो एक तरह का, हाँ ट्रेड डिस्काउंट जो एक तरह का अलाउंस है जो सेलर अपने बायर को देता है। मैंने कहा सेलर बायर इसमें कौन होते हैं, यूजुअली इसमें सेलर बायर बिजनेसमैन होते हैं, और ये एक तरह का रिडक्शन होता है जो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। सेलर देता है, क्यों देता है, क्योंकि वो चाहता है कि बल्क सेल हो, लार्ज स्केल क्या हो, परचेजेस हो, ज्यादा सामान बेचने के लिए ऐसा व्यापारी दूसरे बिजनेसमैन को देते हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को देता है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट
जल्दी कैश रिसीव करने के लिए दिया जाता है। इसका मेन मकसद है कि टू इंड्यूस कस्टमर टू पे डेब्ट्स प्रॉम्प्टली। अब रिटेलर है, हाँ, वो चाहता है कि आप उधार उससे न खरीद के जाएं, तो आपको क्या करता है, कैश डिस्काउंट का लालच देता है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट को दिया गया है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, जबकि कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये एक तरह का रिडक्शन है, एक तरह का सस्ता प्राइस कम दिया जा रहा है, पर इसके लिए शर्त क्या है कि आपको पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड करना पड़ेगा। कोई एक फिक्स डेट होगी जिसके अंदर आप पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे तो मिलेगा। इसका मेन मकसद है, सेलर चाहता है टाइमली पेमेंट, जल्दी पेमेंट चाहता है, जिसके लिए वो कैश डिस्काउंट का ऑफर देता है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट यूजुअली कस्टमर्स को मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर्स को ना मिल करके यूजुअली एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दे पाता है। अब आता है एक टर्म स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। भाई मैं सेलर हूं, तुम बायर हो, मैं रेगुलरली तुम्हें क्या करता रहता हूं, सामान भेजता रहता हूं और तुम मुझसे खरीदते रहते हो, तो मेरे तुम्हारे बीच में ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं बहुत सारे, तो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दूंगा जिससे ये पता चल सके कि मेरे और तुम्हारे बीच में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, कब कब ट्रांजैक्शंस हुए, पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो ये एक स्टेटमेंट है जो एक सेलर भेजता है, पीरियोडिकली अपने कस्टमर को भेजता रहता है। एक व्यापारी, सोचो एक बड़ा बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, मैंने कहा जो मेरा बायर है वो भी रखता नहीं हो, क्योंकि उसको भी तो क्या करना है, गुड्स को कलेक्ट करना है, यूजुअली बेचना होता है। तो इट इज अ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो एक पर्टिकुलर पीरियड में हुए हैं, वो हो सकता है एक महीने के अंदर हो, वो हो सकता है एक वीक के अंदर हो, या इवन एनुअल ट्रांजैक्शंस हो, पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन। ये एक तरह का रिमाइंडर होता है बायर को कि आपको इतना इतना अमाउंट ड्यू देना है इतने गुड्स के परचेजेस पे। क्या क्या होता है इसके अंदर, आइए। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर बैलेंस लिखा होता है, साल भर की परचेज और सेल लिखी होती है, कितने सामान उसने लौटाए हैं इसका रिकॉर्ड होता है, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, कब कब पेमेंट रिसीव हुआ है ये भी लिखा होता है। हाँ, पूरा डिटेल होता है भाई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। अगर कोई चेक मिला है, कोई बिल रिसीवेबल साइन हुआ है या डिसऑनर हुआ है, उसका डिटेल लिखा होता है। और फाइनली नेट बैलेंस कितना अभी बच रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद, लेट्स से 1 मंथ के बाद, 3 महीने के बाद, साल भर के बाद कितना नेट ड्यू बच रहा है, ये भी इसमें लिखा होता है। इसको बेसिस बना करके बायर क्या करेगा, पैसा पेमेंट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर। बुलेट स्पीड के साथ हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाता हूं सिर्फ मैं। जी हां, ISC बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट यहीं पर है और कोई नहीं बनाता है। जी, आप चाहे तो पूरा सर्च मार डाल दिए, आपके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स को मैं ही अकेला कवर कर रहा हूं। तो इसी विश्वास के साथ कि अब आपको भी यस मुझे सपोर्ट करना है, मुझे यस सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, आपके लिए ढेर नए कंटेंट बनाता रहूंगा। तो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय फ्रॉम नाउ।